दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि कैसे यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कैसे भारत आए, कैसे डचों ने पुर्तगालियों को भारत के व्यापार से खदेड़ा और स्वयं अंग्रेजों से बाजी हार गए। एक समय ऐसा भी आया दोस्तों कि जब लगा कि फ्रांसीसी कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लेगी, लेकिन वे भी अंग्रेजों से धीरे धीरे कर हार गए। जानेंगे इन कंपनियों के अंतर को कि कौन सी कंपनी प्राइवेट थी और कौन सी सरकारी और कौन सी शेयर होल्डर पर आधारित कंपनी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मित्तल और टॉपर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा कि कैसे पुर्तगाली लोग भारत आते हैं, और अगर हम सीक्वेंसिंग को देखें तो पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले जो थे वो डच थे। डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद डेन्स, और अंत में आने वाले जो व्यक्ति थे फ्रांसीसी। यहाँ पर हम कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो इस प्रकार की नागरिकता को होल्ड करते थे। ठीक है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन को लेकर है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि पुर्तगाल सम्राट ने यहाँ गवर्नरों की नियुक्ति की भारत में, और कंपनी को मतलब यहाँ के क्षेत्र को सीधे अपने अधीन में ले लिया, चाहे हम अल्मेड़ा की बात करें या अल्बुकर्क की बात करें। इनके बाद भारत में दोस्तों एंट्री हुई डचों की। डच व्यापारियों की अगर हम बात करें तो यह 16वीं शताब्दी में भारत आते हैं। अगर हम कहें दोस्तों 1458 में पुर्तगाली यहाँ पर आए और अगले 100 वर्ष यानी 16वीं सदी 1500 से 1599 की सदी पुर्तगालियों के नाम रही, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगली जो सदी है वो डच व्यापारियों के नाम रही। डच व्यापारियों ने हर प्रकार से अपने आप को साबित किया और उन्होंने धीरे धीरे करके पुर्तगालियों को हराया। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इस नक्शे में आप देख सकते हैं ये हॉलैंड है। हॉलैंड इसी इधर ही के लोगों को डच कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल से दूसरी तरफ है और यूके के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ के लोगों को लगा कि अब पुर्तगाल को भी, जैसे इटली को पुर्तगाल ने पछाड़ा, ऐसे ही हमें भी यहाँ के व्यापार पर कब्जा करना है। इनकी जो सही बात हुई वो ये हुई कि इन्होंने जो जहाज़ों का निर्माण किया दोस्तों, वो जहाज़ बहुत ज़्यादा हल्के थे और बहुत ज़्यादा मजबूत थे। हल्के होने के कारण वो ज़्यादा तेज़ चल पाते थे और जिसके कारण इनको धीरे धीरे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होने लगा। अभी कुछ ही समय पूर्व की बात थी, 15वीं-16वीं सदी में इन्होंने अपने आप को स्पेन के उपनिवेश से आज़ाद कराया था। तो डचों में, या हम समझे हॉलैंड के निवासियों में, अभी अभी राष्ट्रीयता की भावना जोर पर थी। कि होता भी ऐसा है कि जब दूसरे देश के गुलाम होते हैं तब लोगों में राष्ट्रीयता, या दूसरा देश जब लड़ाई में होता है तब वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा हो जाती है। इन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया दोस्तों। इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से दीजिएगा कि डचों ने फ्लूट शिप जो होते हैं उनका निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में होता क्या है, जो डच राजधानी है एम्स्टर्डम, इसमें एशियाई मसालों की धीरे धीरे मांग बढ़ जाती है। 1609 में यहाँ एक्सचेंज बैंक की और 1614 में क्रेडिट बैंक की स्थापना होती है। यह बड़ा व्यापारिक केंद्र बनकर उभरने लगता है और यहाँ के लोग भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी खतरों को मोल लें और धीरे धीरे हम भी हमारा व्यापार बढ़ाएं। तो दोस्तों, एक जो व्यक्ति है 1596 में डच व्यापारी कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, वो भारत आता है और यहाँ से वो सुमात्रा और वनताम भी जाता है। 1594 में दोस्तों एक कंपनी है CVB, इसकी स्थापना होती है। ये इंडोनेशिया जाती है और इंडोनेशिया से मसाले लेकर वापस यूरोप में बेचती है और वहाँ पर 400% मुनाफा कमाती है, जिस कारण यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो सब भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। 1602 में दोस्तों शेयर पर आधारित, शेयर मतलब 20-30 लोग एक साथ मिल जाते हैं और अपना पैसा देके एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो शेयर पर आधारित पहली फर्म स्थापित होती है वीरिंग दे ओस्ट इंडीची कंपनी के नाम से, जिसको हम VOC के नाम से याद रखते हैं। VOC के नाम से ज़्यादातर इसको पहचाना जाता है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो डच गवर्नमेंट
उधर उसको परमिशन देती है कि वो भारत में या जो अफ्रीका के ईस्ट में जो क्षेत्र है उधर आके किसी भी प्रकार की संधि कर सकती है, किसी भी राजा से, किसी भी राजा का क्षेत्र हड़प सकती है, युद्ध कर सकती है और जो उनके क्षेत्र उनके आसपास किले बना सकती है। तो इस प्रकार की एक अनुमति पत्र लेके डच व्यापारी भारत आते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1609 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 41 में विमलीपट्टनम, फिर करिकल, चिंसूरा, ये चिंसूरा बंगाल में है, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम आदि में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की जाती हैं। व्यापारिक कोठियाँ सिंपल सा दोस्तों मतलब होता है कि कोई फैक्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये लोग कुछ निर्माण कर रहे हैं। एक्चुअल में निर्माण में अगर हम मसाले की बात करें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ मसाले खरीदते हैं, स्टोर करते हैं और इनके पोर्ट से यही इनको जहाज़ों में भरकर भेज देते हैं। तो एक प्रकार से आप वेयर हाउस समझ सकते हैं, ये सारे इन्होंने वेयर हाउस बनाए से होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि डचों का यहाँ पर पुर्तगालियों से संघर्ष होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे वीओसी क्या करती है, अपनी पकड़ मजबूत करती है और पुर्तगालियों के भी अलग, जैसे हमने पढ़ा था मुग़लों से टशन चल रहा होता है और मुग़ल 1632 में होली से उनको भगा देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, 1658 में जो श्रीलंका का द्वीप है वो डच लोग पुर्तगालियों को वहाँ से भगा देते हैं हरा के, और 1659 में नेगापट्टनम पुर्तगालियों से छीन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बाद में क्या होता है, बाद में इनके बीच में 1663 में संधि हो जाती है। ये यूरोप में संधि होती है दोस्तों, हेग की संधि हो जाती है, जिसके कारण जो इनके पास गोवा है, जो बाद में गोवा रहता है, जो हम बाद में पुर्तगालियों से छीनते हैं, वो इनके पास बना रहता है। अन्यथा ऐसी स्थिति आ जाती है कि दक्षिण में इनकी जितनी भी गोदाम, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन सब पर डचों का एक प्रकार से कब्जा हो जाता है और डच इनसे ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों हेग की संधि से इनके पास गोवा बच जाता है, जिसको अंततोगत्वा हिंदुस्तानी सरकार अपने पास ले लेती है। बात करते हैं हम दोस्तों, डच व्यापारी क्या करते थे, यहाँ से काली मिर्च, अन्य मसाले इंडोनेशिया से ले जाते थे, अफीम, सूती वस्त्र हिंदुस्तान से ले जाके चीन में बेचते थे और यहाँ पर उन्होंने दलालों के माध्यम से बुनकर रख रखे थे। और ये लोग डच लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेतन भोगी रखे थे, मतलब सैलरी पर ये उद्योग में काम कराते थे लोगों से। तो ये पहले व्यक्ति जिन्होंने वेतन भोगी रखे, और वीओसी वो पहली कंपनी है जो शेयर पर आधारित कंपनी बनती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अंग्रेज भारत कैसे आए। अब हमने देख लिया कि पुर्तगाली कैसे आए, पुर्तगीज के बाद डच और डच के बाद दोस्तों अंग्रेज आते हैं। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो कोस्ट है, अगर हम यूरोप देखें तो यूरोप में जो अंग्रेज जहाँ पर रहते हैं, ब्रिटेन, वो अलग थलग है थोड़ा, जो समुद्र से वो अपने आप को अलग समझते हैं, तो जिस कारण वो लोग अपने आप को पूरे यूरोप से अलग समझते थे। अब उस समय इनका देश थोड़ा गरीब होता है, अब वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे, और फिर वहाँ के लोग सोचते हैं कि भाई जब और अन्य हमारे कजन्स जैसे डच हैं, पुर्तगीज़ हैं, स्पेनिश हैं, ये सब लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, तो हमें भी बाहर जाके काम करना चाहिए। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि आर्कटिक व्रत से होकर भारत आए, ठीक है। एक कंपनी 1553 में स्थापित की जाती है, मस्कावी कंपनी नाम से, और वो आर्कटिक व्रत से भारत आना चाहती है। आर्कटिक व्रत समझ रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल बर्फ वाला, 10 महीने बर्फ रहती है। सोचिए 21वीं सदी में वहाँ पर जहाज़ से आना इतना मुश्किल है, और हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कोई कंपनी या कोई जहाज़ वहाँ से आ सकता था। तो दोस्तों ये इनका जो मंसूबा होता है वो फेल कर जाता है, और ऐसा ये लोग नहीं आ पाते हैं आर्कटिक सर्कल घूम के हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इस कंपनी के बारे में जानने लायक चीज़ ये है कि ये पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जो स्टॉक मार्केट वगैरह आपने सुने होंगे, तो ये कैसी कंपनी है, ऐसी कंपनी है, पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मस्कावी कंपनी, जिसकी स्थापना 1553 में हुई थी। अब दोस्तों एक व्यक्ति है, इनका नाम है सर फ्रांसिस ड्रेक। ये लुटेरे होते हैं, लुटेरे मतलब पायरेट होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं। फिर आप सोचेंगे इनके नाम के आगे सर, तो भैया ये क्या करते हैं, पुर्तगाली और स्पेन के जहाज़ों को लूटते हैं, जिसके कारण एलिजाबेथ द्वारा इन्हें नाइट की उपाधि दी जाती है। तो जिस भी व्यक्ति को नाइट की उपाधि दी जाती है दोस्तों, उनके नाम के आगे सर लगता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे ये, बहुत ज़्यादा हीरो प्रकार के व्यक्ति थे, कहाँ पर,
ब्रिटेन में, जिसके कारण इनको नाइट की उपाधि मिलती है लुटाई के कारण, और इनके नाम के आगे सर लग जाता है। यही वो पहले व्यक्ति हैं जो दोस्तों जिन्होंने ग्लोब का नेविगेशन किया, सरकम नेविगेशन, पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का इन्होंने चक्कर लगाया दोस्तों, वो पहले व्यक्ति हैं। अब दोस्तों ये पहला अंग्रेज है जो हिंदुस्तान से होकर गुजरा, सर जेम्स लैनचेस्टर। अफ्रीका का चक्कर, जो पुराना मार्ग था जिस पे वास्को डी गामा आया था, उसी मार्ग से ये हिंदुस्तान के कन्याकुमारी को टच करता हुआ निकला और मलेशिया पहुंचा दोस्तों। तो पहला अंग्रेज, आप ध्यान रखिएगा इसका नाम, सर जेम्स लैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, 1599 में मिल्टन हॉल समुद्री मार्ग से भारत आता है। ठीक है। और फिर 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों किस नाम से होती है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था कि पुर्तगाली और स्पेनिश ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ईस्ट में पड़ेंगी, वो सारी कंट्रीज़ किसके पास हो जाएंगी, पोर्तुगीज़ के पास हो जाएंगी, और जो वेस्ट की कंट्रीज़ होंगी वो सब किसके पास हो जाएंगी, स्पेन के पास रहेंगी। तो इन लोगों ने आपस में अपने आप को बांट लिया था। ऐसे ही क्या होता है, इनको भी ईस्ट इंडीज़ को या ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, और उनको बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया के लिए आपको जो व्यापार है, ब्रिटेन में जो व्यापार होगा वो केवल आपके नाम से होगा, और ब्रिटेन का कोई भी कंपनी वहाँ पर नहीं जा पाएगी। और ऐसी मोनोपोली उसको 15 वर्षों के लिए दी जाती है, जिसको बाद में 1609 में अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों कंपनी क्या समझती है, कंपनी समझती है केप ऑफ गुड होप के इस साइड जितनी भी ईस्ट में बस्तियां हैं उस सबसे अंग्रेज क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। और इस चीज़ का अंग्रेज बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और मतलब आप ये समझिए कि वो लोग यहाँ पर कानून बनाने लगते हैं। मतलब एक प्रकार से जैसा ब्रिटेन का सम्राट वहाँ पर मजे ले रहा था सॉवरेनिटी के, उसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी कानून, जो भी ईस्ट इंडिया में है, मतलब आप समझें, अब भारत की हम बात कर लेते हैं, भारत में उस प्रकार के कानून बनाने लगे। और उसने कहा कि कोई भी अंग्रेज अगर यहाँ पर आता है तो उस पर भी वही कानून लागू होंगे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। तो हमने देखा कि पुर्तगीज़ को डचों ने हराया। अब हम बात कर लेते हैं कि डचों के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों डचों के साथ इनकी भी राइवलरी हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में जाता है। तो क्योंकि 1600 की कहानी है, इस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व रहता है, शुरुआत की बात है। तो पुर्तगाली इसको जाने नहीं देते, उससे मिलने नहीं देते, और बहुत मशक्क़त के बाद विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिल पाता है। लेकिन वो जहांगीर से एक रत्ती भर भी चीज़ लाने में सफल नहीं होता। बस उसको इंग्लिश खां की उपाधि मिल जाती है और एक लेडी से उसकी शादी करा दी जाती है। 1611 में क्या होता है दोस्तों, मसूलीपट्टनम में ये जो अंग्रेज होते हैं वो ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर लेते हैं। और एक रेड ड्रैगन करके जहाज होता है वो आता है वहाँ से, ठीक है, अपने ब्रिटेन से, और उसका कैप्टन होता है मिडलटन। वो क्या करता है, सूरत के पास एक जगह है स्वाली, वहाँ पर पुर्तगालियों को हरा देता है, पुर्तगाली के जहाजी बेड़ों को हरा देता है। अब दोस्तों मुगल पहले से ही पुर्तगालियों से बड़े परेशान थे कि ये समुद्र में बड़ा परेशान करते हैं, है ना, चूहे लोग बार बार बिल में घुस जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। तो जो मुगल हैं उनको लगा कि चलो अब कम से कम जो पुर्तगीज़ है उनका अल्टरनेट हमें मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, डच और अंग्रेजों में ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ आने का। ठीक है, और डच लोग जो अपना कीमती समय है वो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा वगैरह द्वीप पे लगा रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में सारी कहानी किसके अराउंड घूम रही है, पुर्तगीज़ और अंग्रेजों के किनारे घूम रही है। ठीक है, तो अब भैया क्या होता है, मुगल्स कहते हैं कि चलो ठीक है आप अपनी व्यापारिक कोठी खोल लो। तो इस प्रकार से पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1613 में खोली जाती है। 1632 में दोस्तों गोलकोंडा का जो सुल्तान है वो गोलकोंडा में फ्री पास दे देता है 500 पेगोड़ा देके, मतलब इनको 500 पेगोड़ा वार्षिक देना है और पूरे गोलकोंडा में आराम से ट्रेड कर सकते थे। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि 1615 में थॉमस रो जेम्स के जो ब्रिटेन का राजा है जेम्स, उसके प्रतिनिधि के रूप में या राजदूत के रूप में आकर मिलता है और तुर्की का अच्छा जानकार होता है, जहांगीर से बात करता है और थोड़ी बहुत वाणिज्यिक रियायतें वो लेना उससे
चालू कर देता है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मतलब आप समझे इतनी ज़्यादा उसको प्रिविलेज नहीं मिलते हैं। 1620 में अंग्रेज पुर्तगालियों को फिर हरा देते हैं और 1632 में जो बंगाल में हुगली है वहाँ से मुग़ल भी पुर्तगालियों को हरा के भगा देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो शुरुआत का समय है उस समय मुग़ल बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, इसलिए जो अंग्रेज हैं वो अपना सारा ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित रखते हैं। ठीक है, ताकि अंग्रेज लोग मुग़लों से सीधे ना भिड़ें, और जैसा कि और पूरे विश्व में चल रहा था, कई जगह युद्ध हो रहे थे, तो जो अंग्रेज हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन पड़े, बहुत ज़्यादा युद्ध का हमें उठाना पड़े, और हम अभी इतनी ताकतवर है भी नहीं, तो हार जाएं और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भुगतनी पड़े। बहरहाल दोस्तों 1639 में क्या होता है, चंद्रगिरी के राजा से ये लोग मद्रास पट्टे पर ले लेते हैं और 1640 में उसको पैसे देना ही बंद कर देते हैं और मद्रास को छीन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो चंद्रगिरी का राजा होता है ये विजयनगर का प्रतिनिधि होता है फिर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। 1661 में पुर्तगाल का राजा है, वो अपनी बेटी की शादी कैथरीन ब्रिगेंजा होती है जो, उसकी शादी चार्ल्स सेकंड से कर देता है ब्रिटेन के, और बम्बई को दहेज में दे देता है। अब वो चार्ल्स सोचता है यार इस बम्बई का मैं क्या करूँगा, हज़ारों किलोमीटर दूर का टापू है, तो 1668 में वो 10 पाउंड वार्षिक के किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुख्यालय सूरत से बम्बई ले आती है दोस्तों। ठीक है, 1633 बालासोर और 1651 में हुगली में भी अपने कारखाने स्थापित करते हैं, और 1698 में जाके, यानी अगर हम बात करें 1698 की, 1698 में 1200 रुपये के बदले में ये वहाँ के जो लोकल होता है, जो सूबेदार होता है एक प्रकार से मुग़ल का, उससे सूतानती, गोविंदपुर और कलिकत्ता की ज़मींदारी खरीद लेते हैं। ठीक है, और उन तीनों को मिलाकर एक जगह का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं आज के युग में कोलकाता, और तब ये था कलकत्ता। तो दोस्तों 1698 तक आते आते बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर ये लोग अपना अधिकार कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों हमें शुरू से लेकर अभी तक पुर्तगीज़, डच और अंग्रेज़ों की बातें या जो ये भारत में है वो समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा इस पर रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पक्की रह जाए। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें। तो दोस्तों हमने पढ़ा था 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर आता है, 1503 में वो कोचीन में अपना दुर्ग बनाते हैं, 1505 में फ्रांसिस अल्मेडा भारत आता है गवर्नर बनकर, 1510 में अल्बुकर्क वायसराय बनता है, और इसी साल बीजापुर से वो गोवा को छीन लेते हैं। दोस्तों 1596 में डच भारत आते हैं, 1612 में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने सूरत में अपना कारखाना खोल लिया होता है। ठीक है दोस्तों, 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डच छीन लेते हैं, 1659 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को डच बाहर भगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसको, तो कोशिश करेंगे हम इसको पढ़ते रहेंगे।